वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है अहमदनगर का किला। कक्षा 8 का भारत की खोज पुस्तक का पहला चैप्टर अहमदनगर का किला। वेलकम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कक्षा 8 का भारत की खोज पुस्तक भारत की खोज का पहला चैप्टर अहमदनगर का किला लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। अहमदनगर का किला, ये जो चैप्टर है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया चैप्टर है। और ये जो भारत की खोज पुस्तक लिखी है ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जब 20वीं बार अहमदनगर के किले में जेल में डाला गया था तो उस समय का वर्णन उन्होंने किया है कि किस प्रकार ब्रिटिश हुकूमत द्वारा उनको जेल में डाला गया। वहाँ पर उन्होंने अपना समय बिताने के लिए बागवानी का काम करना शुरू किया। और जब उन्होंने बागवानी का काम करना शुरू किया तो कार्य करते करते कुछ अधिकारियों द्वारा उनको अनुमति नहीं दी गई। तो उसके बाद उन्होंने जेल में लिखना शुरू किया, यानी कि एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखना शुरू किया। तो पाठ को पढ़ने से पहले पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों का मैं यहाँ पर आपको कठिन शब्द बताऊंगी। अहमदनगर का किला, पार्ट फर्स्ट। कारावास, जेल, अतीत, बीता हुआ समय। सहचर, साथ चलने वाला, जो हमारे साथ चलता है उसे सहचर कहते हैं। अहमियत, विशेषता। मंजूरी, अनुमति देना, किसी चीज की अनुमति देना। यंत्रणा, प्रताड़ना। स्पर्श, छूना। भावी, आने वाला, यानी कि भावी मीन्स आने वाला। तो इस तरह ये पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बोर्ड में अभी पढ़ाए। तो चलते हैं, पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको अहमदनगर किले के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। अहमदनगर किला महाराष्ट्र के अहमदनगर के पास भिंगर नदी पर स्थित एक किला है जिसका निर्माण 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान निजाम शाही वंश के पहले सुल्तान मलिक अहमद ने करवाया था। इसे ब्रिटिश राज के दौरान जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। वर्तमान में किला भारतीय सेना के बख्तरबंद कोर के प्रशासन के अधीन कर दिया गया है। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चाँद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चाँद उगता तो जैसे मुझे याद दिला जाता कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चाँद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। इस पैराग्राफ का अर्थ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जब अहमदनगर के जेल में डाला गया तो 20 वर्ष से भी 20 महीने से भी अधिक समय के लिए उनको जेल में डाला गया। तब वह जब भी चाँद को देखते तो चाँद को देखकर उनको एक नई शक्ति मिलती। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं शुक्ल पक्ष का मतलब होता है 15 दिनों की अवधि होती है जब चाँद सायंकाल निकलता है। यानी कि सायंकाल को जब चाँद 15 दिनों के अंदर दिनों में चाँद जब सायंकाल को निकलता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि जैसे ही शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता तो चाँद मुझे यह याद दिलाता था कि मेरे कारावास का 1 महीना बीत गया है। मतलब मुझे जेल का मेरा 1 महीना और बीत गया है। चाँद हमेशा मेरा क्या रहा, सहचर, यानी कि एक साथी की तरह मेरा साथ चाँद ने दिया। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं जब भी मैं कारावास में बंद था तो चाँद से ही मुझे यह सीख मिलती थी कि दुख के बाद सुख अवश्य आता है
जैसे कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में मैं भी बागवानी करना शुरू कर दिया। दूसरी जेलों की तरह अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियाँ देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चाँद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हो गई। यानी कि इस पैराग्राफ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जब मैं जेल में था तो मैंने अहमदनगर के किले में भी बागवानी, फूल, पेड़ पौधे, फूलों को लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको बागवानी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो वह जेल में भी अपने इस कार्य को उन्होंने शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि मैं कई घंटे तक तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में मेरा समय बीत जाता, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी थी वह बहुत ही पथरीली थी और पुराने मलबे और अवशेष, पुराने किलों के कई अवशेष वहाँ पर उनको मिलते थे। तो इतिहास से संबंधित कई ऐसे पुराने अवशेष उनको वहाँ पर मिलते थे, जिनसे कि वहाँ पर बागवानी करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह अपने इस काम में जुटे रहते थे। तो इस तरह उन्होंने कहा कि इस किले की एक घटना और है, वह घटना है चाँद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की। चाँद बीबी नाम की एक महिला थी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध तलवार उठाई थी। यानी कि जब इस किले की रक्षा करने के लिए अकबर की शाही सेना ने इस पर आक्रमण किया, तो इन्होंने, चाँद बीबी ने अपने हाथ में तलवार उठाकर स्वयं इसका नेतृत्व किया था, परंतु साहस से लड़ते हुए अंत में उनकी हत्या अपने ही किसी एक आदमी के हाथों कर दी गई। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन के सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आगे कहते हैं कि जब मैंने बागवानी का काम शुरू किया तो खुदाई के दौरान मैं ज़मीन के सतह के नीचे मुझे बहुत सारे ऐसे प्राचीन काल के अवशेष, दबे हुए अवशेष मिले, कुछ इमारतों के हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि हम खुदाई करते करते काफ़ी दूर तक नहीं जाते थे, क्योंकि हमें अधिकारियों की अनुमति भी लेनी पड़ती थी और वो उसकी मंजूरी हमें नहीं देते थे। यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के जो अधिकारी थे उनकी मंजूरी हमें नहीं मिलती थी। वो कहते हैं कि जब मुझे इस काम की मंजूरी नहीं मिली, मेरे पास साधन भी नहीं थे और मंजूरी भी नहीं थी। मंजूरी मीन्स अनुमति भी नहीं थी। तो मैंने इस काम को वहीं छोड़कर अपने हाथों में कलम पकड़ ली, यानी कि मैंने लिखना शुरू किया। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता। कहने का मतलब यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि अपने कर्म को ही हमें अपने वर्तमान का हिस्सा बनाना चाहिए। यानी कि कार्य
अपने कार्य में हमें अपने कर्मों के साथ ही अपना वर्तमान ढूंढना चाहिए, तभी हमारा जो लक्ष्य है वह पूरा हो सकता है। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन के सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आगे कहते हैं कि जब मैंने बागवानी का काम शुरू किया तो खुदाई के दौरान मैं ज़मीन के सतह के नीचे मुझे बहुत सारे ऐसे प्राचीन काल के अवशेष, दबे हुए अवशेष मिले, कुछ इमारतों के हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि हम खुदाई करते करते काफ़ी दूर तक नहीं जाते थे, क्योंकि हमें अधिकारियों की अनुमति भी लेनी पड़ती थी और वो उसकी मंजूरी हमें नहीं देते थे। यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के जो अधिकारी थे उनकी मंजूरी हमें नहीं मिलती थी। वो कहते हैं कि जब मुझे इस काम की मंजूरी नहीं मिली, मेरे पास साधन भी नहीं थे और मंजूरी भी नहीं थी। मंजूरी मीन्स अनुमति भी नहीं थी, तो मैंने इस काम को वहीं छोड़कर अपने हाथों में कलम पकड़ ली, यानी कि मैंने लिखना शुरू किया। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता। कहने का मतलब यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि अपने कर्म को ही हमें अपने वर्तमान का हिस्सा बनाना चाहिए। यानी कि अपने कार्य में हमें अपने कर्मों के साथ ही अपना वर्तमान ढूंढना चाहिए, तभी हमारा जो लक्ष्य है वह पूरा हो सकता है। अतीत का दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सबका जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है, मैं इस सब का वारिस हूँ। साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक ख़ास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एक कदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य के मस्तिष्क पर सभ्यता और संस्कृति की एक छाप होती है, चाहे वो सभ्यता से और संस्कृति से। मनुष्य के मस्तिष्क पर इसकी शुरू से एक छाप बनी हुई है। उसका दबाव उसे अच्छे और बुरे दोनों रूपों से प्रभावित करता है। जो लोग अपनी प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हैं, जब उनकी सभ्यता विकृत होती है तो वे जल्दी ही विचलित हो उठते हैं। आपने देखा होगा जो सभ्यता हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही है, अगर ज़रा सा भी उस चली हुई सभ्यता को ज़रा सा भी तोड़ा जाए तो उसे मानने वाले लोग क्या हो जाते हैं, एकदम से विचलित हो जाते हैं। तो इसी तरह नेहरू जी सोचा करते थे कि आखिर उनकी विरासत क्या है। वो कहते हैं कि हमारी विरासत क्या है, वे किन बातों के उत्तराधिकारी हैं, हम किन चीज़ों के उत्तराधिकारी हैं। मानवता ने जिसे हजारों सालों में हासिल किया, इसकी विजय का उल्लास, पराजय की दुखद यंत्रणा, मानव के हैरत अंगेज साहसिक कार्य, जो सभी
को आकर्षित करते हैं। वे वास्तव में मानवता की साझेदारी है। भारतीयों की विरासत में एक खास बात है, हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। हमारा वर्तमान रूप उसी से बना है। तो इस प्रकार इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति होती है, आज भी व्यक्ति के मस्तिष्क में उसकी अमिट छाप है। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी बात के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ।